गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है 25 अगस्त 2022 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और रोज की तरह फिर से हम लोग कुछ टॉपिक्स यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो टॉपिक रहने वाला है वो एक सुप्रीम कोर्ट के पुराने वर्डिक्ट के बारे में है और वो एक एक्ट के बारे में है बेसिकली, जिसका नाम है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। 2013 के अंदर यहाँ पे कोई वर्डिक्ट दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने अभी मूड बनाया है कि उस वर्डिक्ट को चेंज करने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट है वो वर्डिक्ट, क्योंकि जो फ्रीबीज की आज हम लोग बात कर रहे हैं ना आजकल, तो उस फ्रीबीज के बारे में ही है ये। तो थोड़ा इसके बारे में बात करेंगे, इंपॉर्टेंट है मुझे ऐसा लगता है और ये बिल्कुल नया है, इसके बारे में पहले हम लोगों ने बात नहीं किया है। इसी के साथ मिलता जुलता एक फ्रीबीज वाला टॉपिक हम लोग थोड़ा सा कंटिन्यू करने वाले हैं। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को कुछ गाइडलाइंस दी है। गाइडलाइंस नहीं मतलब थोड़ा सा एक अब ये कैसे ऑर्डर दिया है ना, उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप इसको जल्दी से जल्दी अपडेट करें। क्या वो अपडेट है, ये एक्ट क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। इकोनॉमी से एक बिल्कुल ब्रांड न्यू टॉपिक है, पहले इसके बारे में हम लोगों ने बात नहीं किया है। टॉपिक होने वाला है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के बारे में, इसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। ये है आज का एक्सप्लेनर सेक्शन। विंड प्रोजेक्ट के बारे में है थोड़ा सा। एक्चुअली एक रिपोर्ट आई है तो उसने विंड प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा कुछ कहा है, तो थोड़ा इसको देखने वाले हैं कितने टाइप के विंड होते हैं, विंड जो है प्रोजेक्ट कैसे काम करते हैं, थोड़ा उसके बारे में देखेंगे। तो इसको हम लोग जीएस पेपर एक्चुअली 3 से कवर कर सकते हैं, ठीक है, 3 से। कंपटीशन अमेंडमेंट बिल के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। ये अभी पार्लियामेंट के अंदर पेश हुआ था, हालांकि पास नहीं हुआ है। तो कंपटीशन एक्ट क्या होता है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया क्या होता है, उसकी कंपोजिशन क्या होती है, पुराने प्रोविजंस कौन कौन से थे, नए प्रोविजंस कौन कौन से थे, थोड़ा उसके बारे में बात करेंगे। ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये सिर्फ बिल था, है ना। आपको पता ही है कि जब बिल पास हो जाता है हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वो सिर्फ पार्लियामेंट के जब सिर्फ इंट्रोड्यूस किया जाता है तो उतनी इंपॉर्टेंस उसकी नहीं होती है। ये बहुत जबरदस्त आज का एक एडिटोरियल सेक्शन है यूनिवर्सल बेसिक इंश्योरेंस के बारे में। यूनिवर्सल बेसिक इनकम के बारे में आपने पहले सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो थोड़ा उसके बारे में आपको हम लोग बात करेंगे। और इसी से मिलता जुलता है यूनिवर्सल बेसिक इंश्योरेंस, बिल्कुल ब्रांड न्यू है और यहां से हम लोग मेंस के लिए क्वेश्चंस भी बनाएंगे और इकोनॉमी वाले सेक्शन से ही कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने प्रीलिम्स के लिए भी यहाँ पे ऐड किए हुए हैं और कुछ एडिशनल आर्टिकल भी करने वाले हैं। लेकिन आगे जाने से पहले छोटी सी एक अनाउंसमेंट है। अनाउंसमेंट तो ये है कि हम लोगों ने अपना 6 to 12 एनसीईआरटी का बैच लॉन्च किया करेंगे। अब मतलब हम लोग कर दिया है लॉन्च, आप एडमिशन ले सकते हो इस लिंक पे क्लिक करके, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और 11 सितंबर से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। पॉलिटिक एनसीईआरटी से क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। आप सबको पता है जितनी भी एस्पिरेंट यहाँ पे हैं कि जब तक आपके बेसिक कवर नहीं होते हैं आप एडवांस स्टडी नहीं कर पाते हो। तो आपकी बेसिक कवर करवाने के लिए ही हम लोगों ने एनसीईआरटी का कोर्स किया है। और बहुत सारे बच्चों की जो है क्वेरी आती है फाउंडेशन कोर्स के लिए। अगर आप हमारी वेबसाइट को विजिट करते हो prepis.in तो वहां पे फाउंडेशन कोर्स की भी आपको जानकारी मिल जाएगी, ठीक है जी। चलिए लेकिन आगे जाने से पहले कोई भी एस्पिरेंट बिना लाइक करे वीडियो को नहीं जाएगा, तो लाइक सभी ने करना है, ठीक है। चलो तो पहला जो टॉपिक है आज का वो क्या कहता है, देखिए, सुप्रीम कोर्ट आस्क सेंटर टू एक्सपेंड फूड सिक्योरिटी कवरेज। ठीक है, सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं फंडामेंटल राइट की बात कर रहे हैं। भैया आपको न्यूट्रिशियस फूड मिले, जनता को भोजन मिले, ये आपका फंडामेंटल राइट है। और आपको ये पता है जब फंडामेंटल राइट होता है तो स्टेट की ड्यूटी बन जाती है ना। स्टेट मतलब गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की ड्यूटी बन जाती है कि वो आपको प्रोवाइड करवाए, वो चीज आपको प्रोवाइड कराए। और अगर आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है तो आपको सुरक्षा प्रोवाइड कराए। ये मतलब पावर होती है फंडामेंटल राइट की। और राइट टू फूड एक फंडामेंटल राइट हमारा होता है, ठीक है। क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कहता है राइट टू फूड इज अ फंडामेंटल राइट अवेलेबल अंडर आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका मतलब सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार की ड्यूटी है कि हमारी देश की जनता को भोजन मिले। सिर्फ भोजन ही ना मिले बल्कि उसको न्यूट्रिशियस फूड मिले, है ना। उसकी हेल्थ का भी ध्यान रखा जाना चाहिए, खाली पेट भरने से कुछ नहीं होता है। तो इस फंडामेंटल राइट को इंप्लीमेंट करने के लिए हम लोगों ने 2013 के अंदर एक कानून पास किया था जिसका नाम है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। इसके तहत क्या किया जाना था, इसके तहत फूड ग्रेन्स दी जाती हैं, भोजन दिया जाता है हाईली सब्सिडाइज्ड प्राइस पे, मतलब बहुत सस्ते में फूड दिया जाता है। लेकिन वो सबको नहीं दिया जाता। रूरल और अर्बन इन एरियाज के अंदर जो गरीब लोग हैं सिर्फ उनको ही दिया जाता है, ठीक है। जो टारगेटेड हैं
मतलब टारगेटेड जो मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन आते हैं, ठीक है, उनको दिया जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन समस्या यहाँ पे क्या है? समस्या ये है कि इस कानून के अंदर ये लिखा गया है कि भैया जो भी लेटेस्ट सेंसस होता है उसके अकॉर्डिंग हम बेनिफिशियरीज को कवरेज देंगे। पिछला सेंसस कब हुआ था? 2011 में हुआ था। तो कायदे से 2021 के अंदर नया सेंसस होना चाहिए था, लेकिन कोविड की वजह से नहीं हो पाया, है ना, उसको इनडेफिनेटली पोस्टपोन कर दिया गया। और भगवान जाने कब होगा, 2022 भी जाने वाला है ना। गवर्नमेंट प्लानिंग कर रही है, लेकिन शायद चलते चलते जो है 2024 हो सकता है। तो बात यह है कि इस एक्ट के तहत 2011 के हिसाब से ही लोगों को बेनिफिट दिया जाता है, जबकि अभी तो 2022 चल रहा है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि इस प्रोविजन की वजह से इंडिया में 10 करोड़ लोगों के को बेनिफिट नहीं मिल रहा है, जिनको एक्चुअली में मिलना चाहिए था। और एक्चुअली बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके राशन कार्ड भी नहीं बन पाए हैं, क्योंकि 2011 में उनके पास था नहीं और अभी वो बन नहीं पाया है। लेटेस्ट सेंसस होता तो शायद बन जाता। तो इस चक्कर में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है सरकार को कि जो हमारा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, आप इसकी कवरेज को बढ़ाइए। आप 2011 के सेंसस के भरोसे मत बैठिए भाई साहब, आपको पता है ना कौन सी पॉपुलेशन है, तो करिए, ठीक है। आप ज्यादा जो है डिले क्यों कर रहे हो, पैसा बचा रहे हो अपना, ठीक है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली उनको कहा है। तो थोड़ा सा आपको नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अंदर जैसे हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो गया, है ना, वो भी आप इसी के अंडर कवर कर सकते हो। हमारा जो मिड डे मील होता है वो भी आप इसी में कवर कर सकते हो। जो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस है वो भी आप इसी के अंदर यूज कर सकते हो, ठीक है। हमारी कंट्री का 2/3 पॉपुलेशन इसके अंदर कवर होता है। 2/3 मतलब समझते हो ना, लगभग 66% से ज्यादा कवर होता है। 75% रूरल पॉपुलेशन और 50% रूरल अर्बन पॉपुलेशन जो है वो हाईली सब्सिडाइज्ड फूड उनको दिया जाता है अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है बेनिफिशियरीज को। अंत्योदय अन्न योजना के तहत मिलता है और प्रायोरिटी हाउस होल्ड के बेसिस पे मिलता है, ठीक है। और किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है? एनएसएसओ के द्वारा तो सर्वे किया जाता है, हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे, उसके बेसिस पे दिया जाता है। अंत्योदय अन्न योजना के अंदर जो भी घर मकान मतलब फैमिली हाउस होल्ड आते हैं उनको जो है 35 kg फूड ग्रेन दिया जाता है पर मंथ। और जो प्रायोरिटी हाउस होल्ड के अंदर आता है उनको 5 kg फूड ग्रेन दिया जाता है, ठीक है, पर पर्सन, ठीक है, पर पर्सन। और हर घर के अंदर जितने पर्सन होते हैं उसके हिसाब से दिया जाता है। तो ये थोड़ा थोड़ा आपको इसके बारे में पता होना चाहिए था। हालांकि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप इसको डिटेल में पढ़ो। डिटेल में पढ़ने के लिए मैंने आपको लिंक दिया हुआ है, देखिए, अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करते हो ना और इस लिंक के ऊपर यहाँ पे क्लिक करते हो पीडीएफ में, तो आपका जो है एक बढ़िया वेबसाइट ओपन हो जाएगी और उसमें सारी डिटेल आपको दी हुई है। इसके छोटे छोटे प्रोविजंस जो हैं, इसके जो चैलेंजेस हैं, इसके जो बेनिफिट्स हैं, इसके जो ड्रॉबैक्स हैं, ठीक है, हर चीज आपको यहाँ पे मिल जाएगी, बहुत जबरदस्त। उसको अपने नोट्स में भी आप ऐड कर सकते हो। तो इस लिंक पे क्लिक करिए, ठीक है, और पढ़ाई का मजा लीजिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे जो हमारे पास सबसे पहला आर्टिकल आता है वो कहता है सुप्रीम कोर्ट बेंच टू रिविजिट 2013 वर्डिक्ट ऑन द पोल प्रोमिसेस। सुप्रीम कोर्ट बेंच ने ये कहा है। पूरा मामला क्या है, आपको एक छोटी सी स्टोरी इसकी मैं बता देता हूँ। देखिए होता क्या है, अब ये नेताजी है मान लो कोई, ठीक है, ये किसी पर्टिकुलर पार्टी से बिलोंग करते हैं। मान लो कोई पार्टी है XYZ, ठीक है। अब होने हैं भैया मान लो इलेक्शन, मान लो पंजाब में इलेक्शन चल रहे हैं। तो ये नेताजी क्या करते हैं, रैली करेंगे, ठीक है। रैली में प्रोमिस करेंगे, क्या प्रोमिस करेंगे कि हर ऐसे इंसान को जो 18+ है उसको मैं आईफोन गिफ्ट दूंगा अगर आप मुझे वोट दोगे तो। जितनी भी यहाँ पे महिलाएं हैं सबको मैं जो है सिलाई मशीन दूंगा, जितनी महिलाएं हैं उनको मैं साड़ी गिफ्ट करूंगा, है ना। ऐसे ऐसे प्रोमिस किए जाते हैं ना। अब ये प्रोमिस कौन कर रहा है, अब ये सोचने की बात है। अब खुद सोचिए कौन प्रोमिस कर रहा है। क्या ये पर्टिकुलर पर्सन प्रोमिस कर रहा है या फिर इसकी पार्टी प्रोमिस कर रही है? अब यहाँ पे दो अलग अलग चीजें हैं। पार्टी अलग चीज है और ये जो इंडिविजुअल नेताजी हैं ये अलग चीज है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ठीक है। और ये जो आप प्रोमिस करते हो फालतू के, ये आपके करप्शन के अंदर आते हैं। समझ रहे हो आप बात? हमारे पास जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है उसके अंदर सेक्शन है कि सेक्शन 123, जिसके तहत ऐसे किसी भी फालतू के प्रोमिस को करप्शन के अंडर में और इलीगल प्रैक्टिस के तौर पे गिना जाता है। जैसे आप किसी रिलीजन के नाम पे, किसी रेस के नाम पे, किसी जेंडर के नाम पे अगर आप वोट मांगते हो, ठीक है, और इस तरह के फालतू के प्रोमिस करते हो तो भैया वो करप्शन के अंडर में आता है। अब ये मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट में। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल नेता
अगर इस तरह के प्रोमिस करता है, अपनी रैली वगैरह में प्रोमिस करता है इलेक्शन से पहले, तो वो सिर्फ उस नेता की गलती है, इससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। तो पार्टी को इस करप्शन से पूरी तरह से दूर रख दिया गया। ये 2013 का वर्डिक्ट था, ठीक है। लेकिन समय बदलता है, जरूरतें बदलती हैं और सच्चाइयां भी बदल जाती हैं। उसी सच्चाई में अभी हमारे जो चीफ जस्टिस है रमन्ना जी, इन्होंने कहा है कि देखो भाई, ये जो अकेले नेताजी है ना, इनका प्रोमिस जो है पूरी पार्टी का प्रोमिस माना जाएगा। ये अकेले तो प्रोमिस नहीं करेंगे ना फालतू में, इनके पीछे से पॉलिटिकल पार्टी ही तो इनको बोलती होगी कि ऐसे ऐसे प्रोमिस करो, तभी तो प्रोमिस करते हैं। अदरवाइज अपने घर से थोड़ी ना आईफोन देंगे, ये अपने घर से थोड़ी ना साड़ियां देंगे, अपने घर से थोड़ी ना लैपटॉप देंगे। समझ रहे हो ना बात। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी 2022 में ये कहा कि ये जो डायकोटमी है बिटवीन इंडिविजुअल नेता एंड पॉलिटिकल पार्टी, ये अब और नहीं चलेगा, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि एक नई बेंच बनाएंगे, जो बेंच जो है इस आरपी एक्ट 103 को जो है दोबारा से रिव्यू करेगी और जैसा उसको उसका मन करेगा उसको चेंज कर सकती है। तो भैया जो नेताजी हैं जो अपने आप से फालतू में कुछ भी प्रोमिस करते रहते हैं, तो फ्यूचर में देखते हैं इनको कैसे हैंडल करता है सुप्रीम कोर्ट। लेकिन एक बात तो पक्की है कि फ्रीबीज के मामले में सुप्रीम कोर्ट जो है अभी थोड़ा टाइट हो गया है। देखिए हमारे जो चीफ जस्टिस है ना, ये रिटायर होने वाले हैं और मोस्टली हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस का एक रवैया रहता है हमेशा से ही, अपने रिटायरमेंट के टाइम पे ना ये बड़े अच्छे अच्छे फैसले लेते हैं। अच्छे इन द सेंस बड़े फैसले लेते हैं, अच्छा बुरा तो आवाज की बात है, क्योंकि रिटायरमेंट से पहले ना देख ये एक लेगेसी छोड़ के जाना चाहते हैं कि बोबडे जी, रमन्ना जी, जितने भी चीफ जस्टिस रहे हैं कि इन्होंने यार बढ़िया बढ़िया डिसीजन लिए थे। तो हमारे जो चीफ जस्टिस हैं अभी रमन्ना जी, ये तो वैसे भी काफी गवर्नमेंट को डांटते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो फ्रीबीज को लेकर उनका भी थोड़ा सा मूड खराब हो गया है, तो बार बार जो है कह रहे। हालांकि मोस्टली जो एक्सपर्ट्स लोग हैं या जो पॉलिटिशियंस हैं उनका तो यही कहना है कि ये जो फ्रीबीज वाला मामला है ना यार, ये पॉलिटिकल पार्टीज को अपने आप हैंडल करने दो, ये पॉलिटिकल मामला है। सर इसका सुप्रीम कोर्ट का इसमें कोई खास लेना देना नहीं होना चाहिए, इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, एग्जीक्यूटिव का मामला है, उनको अपनी तरफ से कर लेने दीजिए। देखिए इकोनॉमी किसने संभालनी है, पॉलिटिशियन ने संभालनी है ना इकोनॉमी। और फ्रीबीज की वजह से अगर इकोनॉमी आगे खराब हो रही है तो उसका सोल्यूशन भी पॉलिटिकल पार्टीज ने ही करना है, सरकार ने ही करना है। सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे क्या रोल है? तो बहुत सारे लोग भी ये भी चीजें यहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा नहीं है भाई, ठीक है। आप फालतू के प्रोमिस करोगे, कल को इकोनॉमी डाउन जाएगा, हालांकि तो इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ेगा? जनता के ऊपर ही पड़ेगा ना। इम्पैक्ट कौन हो रहा है? टैक्स पेयर ही तो हो रहे हैं ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अभी वो एक मेंबर की कमेटी बनाएंगे जिसके अंदर पॉलिटिकल पार्टीज के लोग भी होंगे, वो सारी चीजें करके वो देखेंगे कि कौन सी फ्रीबी जो है रैशनल है, कौन सी इरैशनल है, वो एक अलग मामला है। तो ये सुप्रीम कोर्ट में अभी कुछ ऑब्जर्वेशन की गई है। तो सुप्रीम कोर्ट में रमन्ना जी ने यह कहा सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप इनसे है पूरी सारी, अगर आपका ऐसा लगता है कि इस मुद्दे के ऊपर चर्चा होनी चाहिए तो आप सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज की मीटिंग बुला लीजिए, क्या दिक्कत है? सबके साथ मिलिए, बैठिए, बात करिए, सबका पॉइंट ऑफ व्यू जानिए, उसके बाद डिसीजन लीजिए कि फ्रीबीज रहनी चाहिए कि नहीं रहनी चाहिए। सीधी सी बात है। आप अकेले आके यहाँ पे अपनी रिपोर्ट दे रहे हो, है ना, आप एफिडेविट दे रहे हो, उसका कोई मतलब नहीं है। अगर आप इतने ही सीरियस हो इस मामले को लेके, अभी मोदी जी ने भी कहा था रेवड़ी कल्चर है ना हमारी कंट्री के लिए अच्छा नहीं है, तो उन्होंने कहा अगर आपको इतना ही रेवड़ी कल्चर से दिक्कत है तो भैया सबकी पार्टी की मीटिंग बुला लीजिए, और क्या बोलते हैं। अब यहाँ पे कपिल सिब्बल जी वो एक अलग ही जा रहे हैं। कपिल सिब्बल जी का ये कहना है कि हमारे पास एक FRBM एक्ट है ना, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट, जिसके तहत जो है किसी भी स्टेट का जो फिजिकल डेफिसिट है वो 3% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर वो फिजिकल डेफिसिट 3% से ज्यादा हो जाता है तो मतलब उस स्टेट की इकोनॉमी अच्छे से मैनेज नहीं हो रही है। तो सिब्बल जी का ये कहना है कि सर फ्रीबीज वाला मामला है, आप उसको फ्री छोड़ दीजिए, पॉलिटिकल पार्टीज को संभालने दीजिए, गवर्नमेंट को संभालने दीजिए। हाँ, लेकिन ये इंश्योर जरूर किया जाना चाहिए कि FRBM एक्ट के तहत जो कंडीशन है 3% वाली, वो जो है वायलेट नहीं होनी चाहिए। अगर कोई पर्टिकुलर स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई भी, मतलब स्टेट की बात यहाँ पे ज्यादा हो रही है, अगर वो फ्रीबीज दे रही है मान लो, और वो अगर उसका फिजिकल डेफिसिट 3% से कम है तो क्या दिक्कत है? करने दीजिए। गवर्नमेंट का मामला है, उसको अपने हिसाब से निपटने दीजिए, क्या दिक्कत है ना। तो ऐसा कुछ कुछ आर्गुमेंट यहाँ पे चल रहा है। फिर आगे बढ़ते हैं। वो खास टॉपिक नहीं था, 1 महीने से उसको लोग डिस्कस कर रहे हैं, अभी तो मेरे ख्याल से एक्सपर्ट बन गए होंगे आप फ्रीबीज के मामले में, है ना। चलिए कमेंट सेक्शन में बताइए आपको क्या लगता है फ्रीबीज वाले मामले में, क्या सुप्रीम कोर्ट फालतू में टांग अड़ा रहा है
या सुप्रीम कोर्ट का लेजिटिमेट यहाँ पे कोई रोल होता है? क्या आपको लगता है कि पॉलिटिकल पार्टी सीरियस है फ्रीबीज वाले मामले को लेके, या फिर ऐसे ही अभी मुद्दा चल रहा है फालतू में, क्योंकि आसपास इलेक्शन नहीं है ना तो इसलिए इस तरह के जो है डिबेट होती हैं। इलेक्शन होंगे तो वही पॉलिटिकल पार्टी जो है फिर से फ्रीबीज देना शुरू कर देंगी, ऐसे ही होता है। खैर, विंड प्रोजेक्ट एडिशन टू पीक बाय 2024। पीक का मतलब होता है कि मैक्सिमम, ठीक है। तो एक रिपोर्ट आई है ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल के द्वारा, जिसने ये कहा है कि भैया इंडिया में जो एनुअल इंस्टॉलेशन हम लोग कर रहे हैं विंड पावर प्रोजेक्ट्स की, वो 2024 में जो है अपनी मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच जाएंगे। उसके बाद जो है वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा है। देखिए, हर चीज की लिमिट होती है भाई, है ना, उससे ज्यादा आप नहीं जा सकते, उसके बाद आप जो है डिक्लाइन ही होता है आपका, हर चीज की लिमिट होती है। तो इन्होंने कहा कि इंडिया में जिस तरह से विंड पावर प्रोजेक्ट लगाए जा रहे थे पिछले कुछ सालों में, उसकी मैक्सिमम लिमिट 2024 में आ जाएगी और इंडिया उससे ज्यादा कैपेसिटी डेवलप नहीं कर सकता। हालांकि ये कितना सच्चाई है नहीं वो एक बाद की बात है, बट फिलहाल रिपोर्ट ने ये कहा है। हमारा टारगेट भी देखो कैसा है, हमारा टारगेट ये है कि 2022 तक मतलब इस साल तक हम लोगों को 60 गीगावाट बिजली पैदा करनी थी फ्रॉम द विंड एनर्जी, ठीक है, वो हम लोगों को करनी थी। लेकिन हम लोग सिर्फ 40 गीगावाट ही कर पाए। क्यों कर पाए? एक तो 2-2.5 साल का पूरी तरह से गैप आ गया कोविड की वजह से। हम अपना टारगेट अचीव कर सकते थे, कई सारे प्रोजेक्ट ऐसे लाइन में थे जो पूरे हो सकते थे, लेकिन वो नहीं हम लोग कर पाए बिकॉज ऑफ द कोविड-19। और सिर्फ कोविड-19 की वजह से ही नहीं, बल्कि जो इंटरनेशनल सप्लाई चेन है वो भी पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गई थी, है ना। तो ये जो बड़े बड़े विंड जो ये इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इक्विपमेंट्स वगैरह होते हैं, वो हम लोग काफी ज्यादा चाइना से इंपोर्ट करते हैं, तो सप्लाई चेन ही पूरा डिस्टर्ब हो गया। तो भैया कैसे करेंगे? 2017 के अंदर में भी हम लोग सिर्फ मतलब 2017 के बाद से ही डिक्लाइन शुरू हो गया था और पिछले साल हम लोग सिर्फ 1.45 गीगावाट ही डेवलप कर पाए। अब ये देखने की बात है कि सरकार इस चीज को कितना सीरियस लेती है, क्या हम अपने टारगेट को अचीव करेंगे। देखिए, हमारा सीधा सीधा प्रॉमिस है, हमने ये प्रॉमिस किया है कि 2030 तक इंडिया अपना 50% जो भी बिजली पैदा करेगा वो किससे करेगा? वो नॉन फॉसिल एनर्जी सोर्सेज से करेगा, जिसके अंदर आपका सोलर भी आ गया, जिसके अंदर आपका विंड भी आ गया। 50% करना है, तो टारगेट तो बहुत बड़ा रखा हम लोगों ने। अभी तो हम लोग 70% से ज्यादा कोल के ऊपर डिपेंड ही कर रहे हैं, तो इसको रिप्लेस करना है विद न्यू एनर्जी, जिसके अंदर सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी के ऊपर हम लोग काफी ज्यादा फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये विंड के थ्रू कैसे बिजली पैदा होती है आपको पता होना चाहिए। देखिए, विंड के अंदर होती है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी उस चीज के अंदर होती है जो मूव कर रही होती है। तो भैया जब हवा चलती है, एक डायग्राम में आप देख सकते हो, इस तरफ से हवा चलती है, तो ये जो बड़े बड़े विंग्स होते हैं, है ना, ये घूमते हैं। तो ये घूमते हैं तो यहाँ पे लगा होता है जनरेटर। तो जब भैया ये घूमेंगे तो जनरेटर भी घूमेगा, और आपको पता ही है जब जनरेटर घूमेगा तो बिजली पैदा होगी। तो उस वहां से जो बिजली पैदा होती है इस जनरेटर से, बाद में उसको अपने ग्रिड के साथ अटैच कर देते हैं और उस ग्रिड से फिर वो आपके घरों में बिजली इस तरह से चली जाती है ट्रांसमिशन के थ्रू। तो ये होता है इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म। और दो तरह के हमारे पास विंड फार्म होते हैं, एक होता है ऑनशोर। ऑनशोर वो जो लैंड वाला होता है, जो लैंड के ऊपर लोकेटेड होता है। एक होता है हमारे पास ऑफशोर। ऑफशोर बेसिकली किसी वाटर बॉडी के अंडर में होता है, ठीक है। हमारा यूजुअली जो कोस्टल शेल्फ वाला एरिया होता है, ठीक है, वहां पे होता है। अगर आपको विंड एनर्जी के बारे में थोड़ा और अच्छे से डिटेल में पढ़ना है, इंडिया में कौन कौन से विंड पावर प्रोजेक्ट लगे हुए हैं, इसके कौन कौन से चैलेंजेस हैं, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, आपको ये लिंक मिलेगा। देखिए ऊपर जो ब्लू कलर में दिया हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो बहुत बढ़िया जबरदस्त आर्टिकल मिलेगा आपको, आप उसको जाके आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो थोड़ा सा सेल्फ स्टडी भी आपको करने की जरूरत है। बार बार हमेशा बोलता हूं, आप जितना मर्जी पढ़ लीजिए, लेकिन सेल्फ स्टडी का कोई अल्टरनेटिव नहीं है दोस्तों। सेल्फ स्टडी जितना करोगे उतना ही डीप अंडरस्टैंडिंग बनती है, क्योंकि आप सोचना शुरू करते हो। ये कुछ कुछ इस तरह से है जैसे आप बुक पढ़ते हो और आप मूवी देखते हो, थोड़ा थोड़ा इस तरह से है। जब मूवी देखते हो तो आपके बिहाफ पे आप सोचते नहीं हो, आप मेंटल इमेज नहीं बनाते हो, क्योंकि इमेज आपके सामने है। लेकिन आप कोई किताब पढ़ते हो तो आप किताब पढ़ते पढ़ते अपने दिमाग में मेंटल इमेज बनाते हो उन कैरेक्टर्स की, उस सराउंडिंग की, है ना। तो आपका ब्रेन ज्यादा डेवलप होता है और आप उसको लंबे समय के लिए रिटेन कर सकते हो। ऐसा ही होता है सेल्फ स्टडी में। जब सेल्फ स्टडी करते हो खुद से सोचते हो, और जब चीजों को खुद से सोचते हो ना, तो आप उसको लंबे समय के लिए रिटेन कर सकते हो, राइट। चलिए, अगले दो छोटे छोटे टॉपिक हैं हमारे पास, इकोनॉमी वाले सेक्शन से हैं, ठीक है। तो इस सेकंड वाले पे हम थोड़ा ज्यादा फोकस करेंगे, पहले वाले पे कोई ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, सबको पता है कि भाई रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं, ठीक है। और आप
डॉलर के अंदर डील नहीं कर सकते। और ये भी आपको पता है कि डॉलर वो इंटरनेशनल ट्रेडिंग करेंसी होती है। दुनिया का 60 से 70% जो ट्रेड होता है इंटरनेशनल भैया वो डॉलर में होता है। तो रशिया के ऊपर जब डॉलर का हम लोगों ने बैन लगा दिया, तो इंडिया को अगर रशिया के साथ डील करनी है तो कैसे करनी पड़ेगी? डॉलर में तो कर नहीं सकते, तो हमारी जो लोकल करेंसी है रूबल है और जो रुपी है उसके अंदर ही करना पड़ेगा। पिछले महीने भी आरबीआई ने एक स्कीम निकाली थी जिसमें रशिया और इंडिया के जो बिजनेसमैन है वो आपस में अपनी लोकल करेंसी में डील कर सकते हैं। तो बेसिकली इसमें हम लोगों ने क्या किया था, बीच में एक बैंक था और उस बैंक के अंदर दोनों कंपनीज, जो रशियन कंपनी है इंडियन कंपनी है, वो अपना अकाउंट ओपन करेंगी। तो इंडियन जो कंपनी है उसके अंदर अपना रूबल स्टोर करेंगी, सेव करेंगी, और जो रशियन कंपनी है उसके अंदर रुपीज सेव करेंगी जो वो इनकम जनरेट करते हैं। तो फ्यूचर में जो है इस बैंक के थ्रू ट्रेड हो सकती है, इसमें डॉलर को आप बाईपास कर सकते हो। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे ये है कि चाहे इंडियन रुपी हो चाहे रूबल हो, ये काफी वोलेटाइल करेंसीज हैं, इनका भरोसा नहीं है, कब ऊपर चली जाए कब नीचे चली जाए। तो इसीलिए जो प्राइवेट बिजनेसमैन है वो उसने इस स्कीम को ज्यादा अडॉप्ट किया नहीं, क्योंकि कोई भी इंटरनेशनल करेंसी के अंदर तो इन्वेस्ट नहीं करेगा ना जो वोलेटाइल होती है, जो फ्लक्चुएटिंग होती है, जो स्टेबल होती है उसी के अंदर करेगा, और डॉलर से ज्यादा स्टेबल करेंसी कोई है नहीं, तो इसलिए डॉलर को यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाता है। वो तो पुरानी स्कीम थी। अभी नई स्कीम जो है आरबीआई लेके आई है, जिसमें ये कहा गया कि जो प्राइवेट कंपनी वाले हैं अगर वो रशिया के साथ डील करते हैं तो हम उनको इंसेंटिव देंगे। पहले इंसेंटिव दिया जाता था, जैसे कुछ टैक्स वगैरह में छूट दे दिया 2-4% का, इस तरह से दिया जाता था जो इंडिया से एक्सपोर्टर होते थे। तो इस बार इन्होंने ये कहा कि हम लोग सिर्फ आपकी इनकम और रेवेन्यू के ऊपर ही आपको इंसेंटिव नहीं देंगे, बल्कि जो सामान आप एक्सपोर्ट करते हो उस सामान के ऊपर भी आपको जो है इंसेंटिव देंगे। तो ये कुछ स्कीम है, अभी इसकी पूरी क्लैरिटी है नहीं, आरबीआई ने प्रॉपर यहाँ पे डॉक्यूमेंट लेके आया नहीं है। इट वॉज जस्ट अ स्टेटमेंट विच वॉज गिवन बाय डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई, तो इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था। फ्यूचर में कोई डिटेल डॉक्यूमेंट आता है तो इसके बारे में हम लोग अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो एक आर्टिकल यहाँ पे आता है बिल्कुल नया है, पहले हम लोगों ने कॉर्पोरेट बॉन्ड के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं किया है। ओवरऑल बॉन्ड के बारे में हम लोगों ने बात जरूर किया है, कॉर्पोरेट बॉन्ड के बारे में बात नहीं किया है। लेकिन आप इस आर्टिकल को खुद से पढ़ते हो तो यहाँ पे एक दो चीजें आपको और देखने को मिलेंगी, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। आज जो है अपने पास इतना समय नहीं है कि आपको प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट के बारे में डिटेल में बताऊं, किसी दिन और दोबारा से हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। आज का जो हमारा फोकस रहने वाला है वो है सिर्फ कॉर्पोरेट बॉन्ड के बारे में। तो देखिए आरबीआई के जो डेप्यूटी गवर्नर जी हैं शंकर जी, तो इन्होंने एक मीटिंग वगैरह कोई हो रही थी, उसमें इन्होंने ये कहा कि इंडिया में पिछले 10 सालों में जो कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट है वो काफी ज्यादा मतलब बढ़ गई है, 4 गुना ज्यादा बढ़ गई है। तो इसलिए कॉर्पोरेट बॉन्ड क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए। देखिए कोई भी तरह का बॉन्ड हो दोस्तों, बॉन्ड चाहे वो गवर्नमेंट बॉन्ड हो चाहे वो कॉर्पोरेट बॉन्ड हो, ठीक है, बॉन्ड का मतलब होता है पैसे का जुगाड़, समझ रहे हो? जुगाड़ कह सकते हो, लोन कह सकते हो, डेट कह सकते हो, या फिर बोरोविंग इंस्ट्रूमेंट कह सकते हो, जो आपका मन करे। ठीक है, जैसे मान लो टाटा कंपनी है, अब टाटा को अपना बिजनेस एक्सपेंड करना है, टाटा को उसके लिए चाहिए 1000 करोड़ रुपए, तो टाटा क्या करेगी? टाटा तो बैंक के पास जाएगी लोन लेने के लिए, बैंक उसको लोन देगा। अब कई बार टाटा वाले क्या करते हैं, बैंक इनको लोन नहीं देता है क्योंकि पिछला लोन इन्होंने चुकाया नहीं है अभी तक, तो टाटा वाले क्या करते हैं, एक बॉन्ड इशू करते हैं। ये स्टॉक नहीं है, जो शेयर मार्केट है वो नहीं है ये, ठीक है, शेयर मार्केट इज डिफरेंट, बॉन्ड इज डिफरेंट। तो बॉन्ड में क्या होता है, टाटा वाले क्या करते हैं, जैसे 1000 करोड़ रुपए का बॉन्ड इन्होंने इशू कर दिया, वैसे इतना बड़ा बॉन्ड होता नहीं है, छोटे छोटे बॉन्ड होते हैं, बट स्टिल फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं। तो उसके ऊपर टाटा ने यह लिख दिया कि टाटा कंपनी एक स्टाम्प पेपर टाइप का होता है, और उसके ऊपर यह लिखा जाता है कि जो भी आदमी या कोई भी बैंक या कॉर्पोरेशन अगर मुझे 100 करोड़ रुपया देगा, 1000 करोड़ रुपया, सॉरी 1000 करोड़ रुपया अगर कोई मुझे देगा 5 साल के लिए, तो 1000 करोड़ क्या हो गया, तो प्रिंसिपल हो गया, ये तो मूलधन हो गया। इस 1000 करोड़ रुपए के ऊपर आपको हर साल मैं 10% का इंटरेस्ट रेट दूंगा, और 5 साल पूरे होने के बाद जितना भी प्रिंसिपल है, मूलधन है, वो मैं वापस कर दूंगा। तो ये बॉन्ड होता है, ठीक है, बॉन्ड। तो जब ये इसको इशू कर दिया जाता है, और मान लो आप, जैसे मान लो जो है हमारे बहुत ही एक स्टूडेंट है, काफी रेगुलर है, राजीव करके नाम है उनका, ठीक है, अब राजीव ने जो है टाटा कंपनी को 1000 करोड़ रुपए दे दिया और बदले में इस बॉन्ड को ले लिया, तो ये बॉन्ड किसके पास रहेगा 5 साल के लिए? राजीव के पास रहेगा। तो ये जो टाटा कंपनी है
अभी वो लीगल रूप से ओब्लाइज्ड हो गई है कि वो राजीव को हर साल 10% का इंटरेस्ट रेट देगी और 5 साल के बाद उसको 1000 करोड़ रुपए एज अ मूलधन के रूप में उसको दे देगी। इसे कहते हैं बॉन्ड। ये शेयर मार्केट का जो शेयर होता है ना, वैसा नहीं होता है। शेयर मार्केट के शेयर में आप उस कंपनी के ओनर बन जाते हो, जितना भी परसेंट आप शेयर उसके अंदर इन्वेस्ट करते हो। तो कंपनी को बेनिफिट होता है तो आपको बेनिफिट होगा, कंपनी को नुकसान होता है तो आपको नुकसान होता है। ये होता है शेयर मार्केट। लेकिन यहां पे राजीव को कोई फर्क नहीं पड़ता टाटा कंपनी ऊपर जा रही है, टाटा कंपनी नीचे जा रही है, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि शेयर मार्केट में क्या हो रहा है। इसको तो अपने पैसे से मतलब है, जैसे पैसा उधार लेना। ठीक है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता आगे वाला बंदे की जिंदगी में क्या हो रहा है, आपको तो भैया अपने पैसे से मतलब है। इसे कहते हैं बॉन्ड। ठीक है, तो उसकी कंपनी ऊपर जाए या कंपनी नीचे जाए, डजेंट मैटर, इसको तो भैया अपना 10% इंटरेस्ट से मतलब होता है। इसे कहते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड। ठीक है, क्या कहते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड कहते हैं। यह स्टॉक प्राइस के जैसा बिल्कुल भी नहीं है, उससे बिल्कुल अलग होता है। ठीक है, इसमें आप कंपनी के ओनर नहीं होते हो, आप कंपनी के शेयर होल्डर नहीं होते हो, आप कंपनी को लोन देने वाले होते हो, आपने कंपनी को पैसा दिया है। ठीक है, और अगर कोई कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है, मान लो कल को टाटा बैंकरप्ट हो गई, तो सबसे पहली प्रेफरेंस किसको होती है, सबसे पहली प्रेफरेंस होती है आपको, राजीव को सबसे पहले पैसा चुकाया जाएगा। उसके बाद आते हैं शेयर होल्डर्स। तो शेयर होल्डर तो ऐसे होते हैं ना कि दुख में भी साथ होते हैं, दुख में भी साथ होते हैं। लेकिन जो राजीव है ना, जो बॉन्ड होल्डर्स होते हैं, वो सिर्फ सुख का मजा लेते हैं, उनको दुख से कोई मतलब नहीं है, कंपनी का क्या हो रहा है उनको डजंट, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको तो अपने पैसे से मतलब है। ठीक है, हालांकि दोनों चीजों के प्रोज एंड कॉन्स यहाँ पे डेफिनेटली हैं, बट स्टिल ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट योर कॉर्पोरेट बॉन्ड। चलिए, तो इसीलिए जो आज इकोनॉमी वाले सेक्शन से मैं 3 क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ प्रीलिम्स के लिए, आपको ये पढ़ना है। स्टॉक एक्सचेंज जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज, तो इनको आप ध्यान से पढ़िए, स्क्रीन को पॉज करके। दूसरा कहता है निफ्टी एंड सेंसेक्स आर कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन फ्री फ्लोट कैपिटलाइजेशन, मार्केट कैपिटलाइजेशन, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल और पेड अप कैपिटल। कल इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज नॉट रिलेटेड, ये नोट पढ़ना है, बहुत सारे बच्चे ना नोट नहीं पढ़ते हैं, नॉट रिलेटेड टू द स्टॉक एक्सचेंज। तो इनमें से कौन सी टर्म जो है वो स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड नहीं है, ये आपने मुझे कहां बताना है, कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है जी, चलिए। आज का जो एक्सप्लेनर सेक्शन है वो कहता है दोस्तों, कंपटीशन अमेंडमेंट बिल जो पार्लियामेंट के अंदर भी पेश हुआ था मॉनसून सेशन में, हालांकि पास नहीं हुआ बट स्टिल तो थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। तो ये कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए 1991 में हम लोगों ने अपनी इकोनॉमी को क्या कर दिया था, ओपन कर दिया था। ठीक है, ओपन इन द सेंस के प्राइवेट सेक्टर को हम लोगों ने इनवाइट किया, और प्राइवेट सेक्टर का इंडिया में जो शेयर है वो इंक्रीज होता गया धीरे धीरे हमारी जीडीपी के अंदर। 1991 से पहले तो मोस्टली चीजें सरकारी हुआ करती थी। ठीक है, और आपको पता ही है सरकारी महकमे में क्या हाल होता है, कोई काम धंधा करता नहीं है, एफिशिएंसी होती नहीं है, आउटपुट होता नहीं है। तो इसलिए तो इंडिया की हालत इतनी खराब हो गई थी। 1991 के बाद जब से प्राइवेटाइजेशन इंडिया में हुआ है तो हमारा पर कैपिटा इनकम भी इंक्रीज हुआ है, हमारा जीडीपी इंक्रीज हो गया, हमारा फॉरेक्स एक्सचेंज भी इंक्रीज हो गया है ना। तो ऑफकोर्स खैर, तो दिक्कत ये होती है ओपन मार्केट में, तो कई बार यहाँ पे जो बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनीज होती हैं, जैसे अमेज़न हो गया या टाटा हो गया, रिलायंस हो गया, अडानी हो गया, ये लोग क्या करते हैं, छोटी जो कंपनी होती हैं उनको ग्रो नहीं करने देते, और मार्केट में ना मोनोपोली हो जाती है बहुत बार। ठीक है, तो उस मोनोपोली को रोकने के लिए कि एक कंपनी के हाथ में सब कुछ ना रहे, हम लोगों ने कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया बनाया था। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया इंश्योर करता है कि मार्केट के अंदर प्रॉपर कंपटीशन होना चाहिए। कंपटीशन तो तभी होगा जब वहां पे अलग अलग प्लेयर होंगे। अब ये समझ लीजिए जैसे ओला है और उबर है और भी छोटी छोटी कंपनी है ना, तो ये कंपटीशन हो रहा है ना। अब कंपटीशन से बेनिफिट किसको होता है, कस्टमर को होता है, सीधी सी बात है। लेकिन अगर मान को चलो मार्केट में सिर्फ एक ही कंपनी होती ओला, तो ये भैया मुंह मांगे दाम आपसे ले लेते क्योंकि एक ही कंपनी है। तो इसको रोक, इस तरह की प्रैक्टिस को रोकने के लिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया बनाया गया था, ताकि मार्केट में जो है हेल्दी कंपटीशन रहे, फेयर कंपटीशन रहे, समझ रहे हो, और कंज्यूमर का वेलफेयर भी हो। इसके लिए इसको बनाया गया था। कंपोजिशन क्या होती है, इसके चेयरपर्सन होते हैं, ठीक है, और 6 इसके अंदर मेंबर होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट इनको अपॉइंट करती है, और ये क्वासी जुडिशियल बॉडी होती है। ठीक है, क्वासी जुडिशियल बॉडी होती है। अब ये तो हो गया पुराना, ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा आपको पता होना चाहिए। तो क्या क्या इसके ऑब्जेक्टिव है, मैंने वैसे आपको बता ही दिया है। एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट होते हैं, उनके ऊपर पूरी तरह से नजर रखी जाती है।
अब्यूज ऑफ डोमिनेंस, जैसे आप टाटा कंपनी की बात करो, और टाटा कंपनी जो है बहुत जगह डोमिनेट करती है ना, मेजर कंपनी है, तो अपने 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 डोमिनेंस का फायदा ना उठाए, तो ये इंश्योर करता है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। उसके अलावा जो कॉम्बिनेशन वगैरह होता है, कॉम्बिनेशन इन द सेंस के जैसे कल को कई सारी कंपनी क्या करती हैं, आपस में कोलैबोरेट कर लेती हैं ना, कॉम्बिनेशन कर लेती हैं एक तरह से, तो उसको भी थोड़ा ध्यान में रखना है। तो ये सारी चीजें हैं। लेकिन ये जो पुराने वाला हमारा कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है ना, ये 2009 में हम लोगों ने बेसिकली कानून पास किया था, और 2009 के अंदर ये प्रॉपर तरीके से एनफोर्स हुआ था। तो उस बात को 13 साल हो गए हैं। तो 2009 के बाद और अभी 2022 चल रहा है, बहुत सारी चीजें चेंज हो गई हैं। आपको पता ही है कि हमारा कानून कैसे काम करता है। समय के हिसाब से इंसान बदलते हैं, जरूरतें बदलती हैं, समाज बदलता है, उसी हिसाब से हमारे कानून भी बदलते हैं। तो काफी कुछ चेंज हो गया, टेक्नोलॉजी में बहुत चेंज हो गया। 2009 के अंदर भैया आसपास भी ई कॉमर्स कंपनीज नहीं थी। आजकल सारी चीजें ई कॉमर्स के थ्रू हो रही हैं, है ना। आजकल जोमेटो है, 2009 में जोमेटो थोड़ी था, है ना। फेसबुक इतना डोमिनेट थोड़ी करता था। तो वो सारी की सारी चीजें, समय चेंज हो गया ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कितना बोलबाला हो गया है ना। आजकल हम लोग ऑनलाइन पेमेंट करने लगे हैं, पहले ऑनलाइन पेमेंट वगैरह नहीं होती थी। तो इसीलिए जो है हम लोगों ने एक रिव्यू कमेटी बनाई थी 2019 के अंदर, ये देखने के लिए कि क्या कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर चेंजेस होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। तो इन्होंने कहा हाँ भैया होने चाहिए। काफी समय से जो है वो हाउस की हम लोग वेट कर रहे थे, तो फाइनली अभी जो है बिल पेश यहाँ पे कर दिया था। तो ये कुछ कुछ चीजें। अब नए बिल के अंदर जो है कुछ प्रोविजन जो इन्होंने ऐड किए हैं, जो चेंजेस किए हैं, उसके बारे में थोड़ा सा ये है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि फिर बाद में जब ये कानून पास होगा तब मेरे ख्याल से हमारे लिए ज्यादा रेलेवेंट ये बनेगा। तो एक तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे कुछ कंपनी आपस में मर्जर कर लेती हैं, या किसी के स्टॉक मार्केट में से जो है ज्यादा शेयर परचेज कर लेती हैं, तो पहले उसके लिए जो क्लियरेंस का टाइम था वो 210 दिन था, लेकिन उसको घटा के जो है अभी 150 डेज कर दिया गया है। तो एक तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए जो है काफी बेनिफिट यहाँ पे हुआ है। दूसरी बात कहता है कि व्हेन बिजनेस एंटिटीज आर विलिंग टू एग्जीक्यूट अ कॉम्बिनेशन वी मस्ट इन्फॉर्म द कमीशन। ठीक है, तो अगर कोई कॉम्बिनेशन बनाना चाहती है कोई कंपनी, किसी के साथ कोई जॉइंट ऑपरेशन करना चाहती है ऑल दैट, तो कमीशन को इन्फॉर्म करना जो है यहाँ पे मस्ट है। ठीक है, कमीशन को इन्फॉर्म किया जाना चाहिए। दूसरी बात इन्होंने कहा कि न्यू बिल प्रपोजेस टू ऐड डील वैल्यू। ठीक है, अगर कल को मान लो ओला और जैसे आइडिया और हज, ठीक है, वोडाफोन, आइडिया और वोडाफोन दोनों कंपनी आपस में मर्ज हो गई, तो इस तरह की जो डील वैल्यू होती है, अगर वो डील वैल्यू 2000 करोड़ से ऊपर है, ठीक है, 2000 करोड़ से ऊपर है, तो कमीशन को आप नोटिफाई करोगे और अपने ट्रांजैक्शन के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दोगे। उसके अलावा हमारे जो डीजी साहब होंगे उनको भी पावर दी गई है, वो इस तरह के केसेस को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, रेड वगैरह कर सकते हैं। तो कुछ कुछ चीजें जो है यहाँ पे इन्होंने डाली हैं। तो बेसिकली हमारी जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है उसकी पावर को यहाँ पे काफी बढ़ा दिया गया है, ताकि कार्टेलाइजेशन ना हो। कार्टेलाइजेशन में काफी फोकस किया गया है यहाँ पे। कार्टेलाइजेशन का एग्जाम्पल आपको देता हूँ। हमारे कंट्री में जो है बहुत सारी बियर कंपनी है, ठीक है, किंगफिशर है और बीरा और दुनिया भर की बियर कंपनी है। तो इन बियर कंपनी ने क्या किया था, आपस में कार्टेल बना लिया। ठीक है, कार्टेल बना के इन्होंने क्या किया, अपने प्राइसेस को हाई कर दिया, सबने अपने मिला के प्राइसेस को हाई कर दिया। तो इसे कहते हैं कार्टेलाइजेशन। तो होना क्या चाहिए था, होना चाहिए था कंपटीशन। कंपटीशन में क्या होता है, प्राइसेस कम होते हैं, लेकिन उन्होंने कर दिया कार्टेलाइजेशन, उल्टा ही कर दिया कंपटीशन का। आपस में मिले बैठे मीटिंग किया 5 स्टार होटल में, और इन्होंने ये कहा कि भैया देखो कंपटीशन करने से किसी का कोई बेनिफिट नहीं है। आपने पुरानी फिल्मों में देखो, गुंडे, शहर के गुंडे सारे आपस में मिलके बैठते हैं, हालांकि इनके बीच में लड़ाइयां होती हैं, लेकिन फिर क्या कहते हैं, कहते हैं कि यार पुलिस से निपटने के लिए सबको एक साथ आना पड़ेगा। आपने देखे सनी देओल की फिल्म में इस तरह से होता था। तो ऐसा ही होता है कार्टेलाइजेशन में। तो सारे के सारे लोग आपस में मिलते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, कहते हैं भैया देखो आपस में लड़ाई करके कोई बेनिफिट नहीं है। क्या करते हैं, अपने प्राइसेस को हाई कर देते हैं सबके सब, जैसे कार्टेलाइजेशन। और ये कार्टेलाइजेशन जो है वो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की नजर में रहता है, और ये बहुत ही खराब प्रैक्टिस होती है कस्टमर्स के लिए, ठीक है, और इकोनॉमी के लिए भी। तो इसके ऊपर भी फोकस किया जाना है। तो ये कुछ कुछ चीजें जो है यहाँ पे चेंजेस करने की बात कही गई थी। लेट्स सी कि कानून कब पास होता है, तब इसको जाके हम लोग डिटेल में जाके डिस्कस कर सकते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। आज का जो एडिटोरियल सेक्शन है वो बात करता है यूबीआई के बारे में। यूबीआई, और यूबीआई के दो मतलब होते हैं, एक होता है यूनिवर्सल बेसिक इनकम और एक होता है यूनिवर्सल बेसिक इंश्योरेंस। इस आर्टिकल में ये कहा गया है कि यूनिवर्सल बेसिक जो इनकम है ये इंडिया के पर्सपेक्टिव से उतना कामयाब नहीं है, यूनिवर्सल बेसिक इंश्योरेंस होना चाहिए। अब ये दोनों चीजें क्या होती है थोड़ा आपको बता देता हूं। देखिए, यूनिवर्सल का मतलब होता है सभी को, बेसिक मतलब है कि मिनिमम, और इनकम मतलब इनकम। ठीक है,
आमदनी। तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जिसमें उस कंट्री के जो भी सिटीजन होते हैं जो 18 प्लस होते हैं, उन सभी के अकाउंट में हर महीने एक कुछ ना कुछ पैसा सरकार डालेगी। आप काम करो या ना करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अंबानी हो, आप सितेंद्र चौधरी हो, आप राजीव चौधरी हो, कोई भी हो भाई, ठीक है, आपके खाते में सरकार हर महीने पैसा डालेगी। वो कितना ही हो सकता है, वो 2000 रुपए भी हो सकता है, वो 5000 भी हो सकता है। आप कुछ काम करो या ना करो, ठीक है, सारा दिन बैठ के जो है सोफे के ऊपर जो है काउच पोटैटो बन जाओ, आप रोटियां तोड़ो दिन भर, आपके खाते में 2000 रुपए आएंगे तो आएंगे। आप कोई किसी कंपनी में काम करते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके खाते में सरकार 2000 रुपए डलवाएगी। इसे कहते हैं यूनिवर्सल बेसिक इनकम। तो सभी को इनकम इंश्योर यहाँ पे की जाती है। तो जो गरीब आदमी होते हैं बेचारे, जो बिलो पॉवर्टी लाइन होते हैं, जिनके पास कामगार नहीं होता है ना, तो उनके लिए तो बहुत बेनिफिट है, 2000 रुपए मिल जाएंगे, आराम से उनके घर का खर्चा चलेगा। तो बहुत सारे आर्गुमेंट दिए जाते हैं यूनिवर्सल बेसिक इनकम के फेवर में। इसके अगेंस्ट में भी बहुत सारे आर्गुमेंट दिए जाते हैं, वो एक कभी बाद में डिस्कस करेंगे, वो हमारा ऐसा टॉपिक नहीं है। लेकिन इनका कहना है कि इंडिया जैसी कंट्री के अंदर जहां पे हमारी पर कैपिटा इनकम काफी कम है, हमारा जीडीपी भी उतना ज्यादा नहीं है हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से, इंडिया में जो है यूनिवर्सल बेसिक इनकम को इम्प्लीमेंट करना वो फीजिबल नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है बिल्कुल भी। इससे हमारी गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन हो जाएगा। आपको जितनी भी गवर्नमेंट की जो स्कीम चल रही है सबको बंद करना पड़ेगा, है ना। मनरेगा को बंद करना पड़ेगा, मिड डे मील को बंद करना पड़ेगा, फूड सिक्योरिटी को बंद करना पड़ेगा, अगर यूनिवर्सल बेसिक इनकम करना है तो। और ये जो स्कीम्स इंडिया के अंदर लागू हुई है भैया, ये पिछले 40-50 सालों में लागू हुई है ना, धीरे धीरे करके इवॉल्व हुई है। तो एकदम से तो आप बंद नहीं कर सकते फालतू के एक्सपेरिमेंट के लिए। इनका कहना है कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम वाला जो कॉन्सेप्ट है वो इंडिया के हिसाब से इतना ज्यादा कामयाब नहीं है। तो हम लोग यूनिवर्सल बेसिक इंश्योरेंस कर सकते हैं। तो इन्होंने बिल्कुल नया एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे दे दिया है, यूनिवर्सल बेसिक इंश्योरेंस। तो उसके बारे में ही हम लोग थोड़ा यहाँ पे बात करेंगे। तो देखिए, जो सोशल सिक्योरिटी वगैरह सरकार के द्वारा दी जाती हैं, ठीक है, तो उसके बारे में ही है ये। सोशल सिक्योरिटी के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे फूड सिक्योरिटी, वो भी सोशल सिक्योरिटी होती है ना। हेल्थ सिक्योरिटी, वो भी सोशल सिक्योरिटी होती है ना। इनकम सिक्योरिटी, वो भी सोशल सिक्योरिटी होती है। मतलब सोसाइटी के में आपको सपोर्ट करने के लिए सरकार जो भी चीजें देती है वो सोशल सिक्योरिटी के अंडर में आती है ना। अब यहाँ पे इन्होंने बहुत शानदार एग्जाम्पल दिया है। जैसे कोई इंसान है, ठीक है, अभी वो मान लो दिन के 400 रुपए कमा रहा है, तो महीने की उसकी इनकम होगी कितनी, 12,000 रुपए। ये हो गया लेवल 1। तो लेवल 1 में क्या होता है, वो अपनी जिंदगी का गुजारा जो है वो ठीक ठाक तरीके से कर रहा है, ठीक ठाक तरीके से, ठीक है, मतलब बहुत अच्छा भी नहीं कर रहा है, बहुत ज्यादा बुरा भी नहीं कर रहा है, बिल्कुल लाइन के ऊपर खड़ा हुआ है, एकदम कट ऑफ के ऊपर। अचानक से क्या हुआ, कोविड-19 आ गया, एकदम से क्या हुआ, इनकम शॉक लग गया, इस आदमी की बेचारे की सैलरी इनकम चली गई, या फिर इसकी इनकम बहुत कम हो गई। पहले ये 400 रुपए महीना दिन का कमाता था, अभी ये सिर्फ 100 रुपया दिन का कमाता है। तो महीने में कितने कमाएगा, सिर्फ 3000 रुपए। ये हो गया आपका लेवल 2। तो ये आदमी जो है कोविड की वजह से या इकोनॉमी डाउन चली गई, किसी भी वजह से बेचारा लेवल 1 से लेवल 2 पे आ गया। एकदम से ये अपना पहले गुजारा ठीक ठाक सा कर रहा था, एकदम से ये पॉवर्टी के अंदर चला गया, गरीब हो गया अचानक से। तो कोविड के चक्कर में इंडिया में लाखों लोगों का यही हाल हुआ, जो पॉवर्टी लाइन से सिर्फ थोड़ा सा ऊपर थे और अचानक से वो लेवल 2 पे चले गए, मतलब लाइन 2 पे चले गए। तो आपको क्या लगता है, क्या सरकार को ऐसे लोगों को सिक्योरिटी नहीं देनी चाहिए? चाहे वो हेल्थ सिक्योरिटी हो, चाहे फूड सिक्योरिटी हो, चाहे इनकम सिक्योरिटी हो, बिल्कुल दी जानी चाहिए। तो ये जो सोशल सिक्योरिटी है, ये 3 तरह की हो सकती है। पहली जो दोस्तों सोशल सिक्योरिटी होती है उसे कहा गया इस आर्टिकल के अंदर पैसिव सेफ्टी, ठीक है, पैसिव सेफ्टी। पैसिव सेफ्टी का मतलब यह है कि इस इंसान को लाइन 1 से लाइन 2 में गिरने से बचाना है, लेवल 1 से लेवल 2 में गिरने से इसको बचाना है, ठीक है। अगर वो लेवल 1 से लेवल 2 पे गिर भी जाता है, ठीक है, तो लेवल 2 से नीचे ना जाए, क्योंकि लेवल 2 से अगर नीचे जाएगा तो समझ लो फिर वो मर ही जाएगा, वो हंगर और वो सब वहां पे हो जाएगा, ठीक है। तो अगर कोई आदमी लेवल 1 से लेवल 2 पे चला भी जाता है तो सरकार को इंश्योर करना पड़ेगा कि भैया वो लेवल 2 से नीचे ना जाए, ठीक है। तो सरकार का इंश्योर, जैसे फ्री अनाज वगैरह हम लोग देते हैं, वो इसलिए दिया जाता है कि ताकि इंसान कम से कम जिंदा तो रहे, है ना, मरे तो ना कम से कम, ये चीज होती है। दूसरी बात,
दूसरी जो सिक्योरिटी है वो है एक्टिव सेफ्टी। एक्टिव सेफ्टी के अंदर क्या होता है, ये ट्रैम्पोलिन के जैसे काम करती है। ट्रैम्पोलिन देखते हो ना, वो एक ऐसे वो रबड़ का इस तरह से होता है, उसके ऊपर बच्चे जंप करते हैं, है ना, ऊपर नीचे जंप करते हैं, ये इसे ट्रैम्पोलिन कहते हैं। तो एक्टिव सेफ्टी में ये होता है कि अगर कोई आदमी मान लो लेवल 2 पे चला गया तो सरकार ने उसको सपोर्ट करना है ताकि वो दोबारा से लेवल 1 के ऊपर आ सके। ये होता है लेवल 2। फिर एक हमारे पास आती है तीसरे नंबर की सेफ्टी, जिसे कहते हैं प्रोएक्टिव सेफ्टी, जिसमें सरकार इतनी एक्टिव हो जाती है कि उसकी पहले ही मदद कर देती है। इसमें उसको लेवल 1 से भी आगे लेके जाना है, मतलब एकदम 12,000 सैलरी से उसको सीधा 25,000 तक लेके जाना है, 20,000 तक लेके जाना है। ये होता है प्रोएक्टिव। तो प्रोएक्टिव में कैसे होता है, प्रोएक्टिव में बेसिकली हम उनको स्किल्स प्रोवाइड करवाते हैं। तो स्किल प्रोवाइड कराएंगे तो उसकी इनकम अपने आप ही इंक्रीज हो जाएगी। ये होता है प्रोएक्टिव। एक होता है एक्टिव और एक होता है पैसिव। ठीक है, पैसिव। तो ये तीन तीन चीज, दो तीन चीजें होती हैं। कोविड-19 के टाइम में जो है हम लोगों ने पैसिव सेफ्टी को काफी ज्यादा नोटिस किया। जब लोगों के पास जॉब्स नहीं थी, उनकी जॉब चली गई, इनकम चली गई, है ना, उनके पास खाने के लिए कुछ था नहीं, तो सरकार ने जो है पैसिव सेफ्टी नेट को अपनाया और बहुत सारे करोड़ों लोगों को इंडिया में जो है उनको खाना वाना, उनको हम लोगों ने फ्री फूड प्रोवाइड कराया। तो पैसिव सेफ्टी नेट था। तो ऐसे सोशल सिक्योरिटी जो है सरकार बहुत सारी चीजें यहाँ पे प्रोवाइड कराती है। जैसे हमारा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट होता है, मिड डे मील स्कीम होती है, फ्री मील, जैसे अम्मा किचन, है ना, अम्मा किचन के नाम से प्रोग्राम चलता है तमिलनाडु के अंदर, और भी कई सारे स्टेट के अंदर इस तरह के प्रोग्राम चलते हैं। तो ये सब क्या होता है, ये सब सोशल सिक्योरिटी ही है ना। लेकिन हमारा मेजर फोकस किसके ऊपर है, हेल्थ के ऊपर है और इनकम के ऊपर है। देखिए, जैसे हमारे पास आयुष्मान भारत जो स्कीम है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, 490 मिलियन, मतलब लगभग 50 करोड़, 50 करोड़ लोगों को बेनिफिट देती है आयुष्मान भारत के अंदर में। ठीक है। हाँ, हमारे यहाँ पे देखिए जो ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है, जो प्राइवेट सेक्टर होता है ऑर्गेनाइज्ड, या सरकारी जो नौकरी जिनके पास होती हैं, उनके पास कई सारे तरीके होते हैं अपने हेल्थ को जो है वो, और ये इंश्योरेंस को करने के लिए। आपके पास प्रोविडेंट फंड होता है, आपके पास जनरल प्रोविडेंट फंड होता है, आपके पास एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड होता है। वो लोग तो कहीं ना कहीं जुगाड़ कर लेते हैं। दिक्कत आती है उनको जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, उनके पास भैया कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं होता, ना उनके पास कोई इंश्योरेंस होता, ना उनके पास कोई पक्की इनकम होती है ना, उनको दिक्कत आती है। तो इनका ये कहना है कि ये अलग अलग जो स्कीम है, ये कोई स्कीम 130 मिलियन लोगों को, कोई स्कीम जो है 4 मिलियन लोगों को कवर कर देती है। हेल्थ इंश्योरेंस जो स्कीम जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती हैं, वो भी 200 मिलियन के लगभग लोगों को कवर कर देती है। ठीक है। प्राइवेट हेल्थ जो इंश्योरेंस है इंडिया में, वो सिर्फ 110 मिलियन लोगों के द्वारा लिया गया है। इनका यह कहना है इस आर्टिकल में कि इंडिया में आज भी 40 करोड़ लोग ऐसे हैं जो किसी भी स्कीम के अंदर कवर नहीं किए गए हैं, हेल्थ इंश्योरेंस की कवर के अंदर। तो भैया इन 40 करोड़ लोगों का क्या होगा? तो सरकार को इनको ध्यान दिया जाना चाहिए, खासकर जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में होते हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए भी सरकार ने कई सारी स्कीमें चला रखी हैं, जैसे प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना सरकार ने चला रखी है, जिसमें 120 मिलियन के लगभग फार्मर को हम लोग कवर करते हैं। हमारे पास अटल पेंशन योजना भी है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना भी हमारे पास है, 5 मिलियन लोग इसके अंदर कवर होते हैं, है ना। फिर हमारे पास मनरेगा है, जिसके अंदर 60 मिलियन लोग कवर कम से कम यहाँ पे होते हैं। तो अपनी तरफ से सरकार ने स्कीमें चला रखी हैं, लेकिन अभी भी इंडिया में कई करोड़ लोग ऐसे हैं जो कहीं भी इंश्योरेंस जिनका कवर नहीं है। इस आर्गुमेंट ये दिया गया है इस आर्टिकल के अंदर कि सरकार को एक यूनिवर्सल बेसिक इंश्योरेंस किया जाना चाहिए, ताकि इंडिया में जितने भी लोग रहते हैं उनको कम से कम एक मिनिमम लेवल ऑफ इंश्योरेंस मिले सरकार की तरफ से। देखिए, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में है उनको तो ऑलरेडी मिला होता है मोस्टली लोगों को, और जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में होते हैं उन लोगों को यहाँ पे नहीं मिला होता। तो कोशिश कर रही है सरकार, जैसे हम लोगों ने ई श्रम पोर्टल बनाया। ई श्रम पोर्टल में क्या होता है, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो लोग होते हैं वो अपने आप को रजिस्टर करते हैं, और वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से सोशल सिक्योरिटी के अंदर उनको कवर कर दिया जाता है। पहले सरकार का क्या आर्गुमेंट होता था, पहले सरकार का आर्गुमेंट होता था कि भैया हमारे पास डेटा ही नहीं है, हम कैसे कवर करें। लेकिन अभी सरकार के पास डेटा आ गया है। कहां से आया है डेटा? 13 मिलियन लोगों ने जीएसटी पोर्टल के ऊपर अपने आप को रजिस्टर किया है। 280 मिलियन से ज्यादा लोगों ने जो है ई श्रम पोर्टल पे अपने आप को रजिस्टर किया है। तो अब तो सरकार के पास डेटा है ना, तो डेटा का यूज करिए, है ना, और लोगों का इंश्योरेंस करिए। क्या दिक्कत है? करना चाहिए।
और ऐसा नहीं है कि इसका हमारे पास एग्जाम्पल नहीं है, ऑलरेडी हमारे पास इसका एग्जाम्पल है। कर्नाटका के अंदर एक स्कीम है जिसका नाम जिसे कहते हैं कुटुंब, ठीक है। यह कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है। इसमें हर इंसान को बेनिफिट दिया जाता है ऑफ इंश्योरेंस एंड मैनी अदर स्कीम्स ऑल्सो, चाहे वो रजिस्टर करे या रजिस्टर ना करे, उसको बेनिफिट दिया जाता है। कुटुंब स्कीम के बारे में आपको पढ़ना है तो इस लिंक के ऊपर आप क्लिक करें, ये ब्लू कलर का जो लिंक दिया हुआ है, कर्नाटका की जो कुटुंब वाली जो वेबसाइट है वो आपको ओपन होगी। थोड़ा आप इसके बारे में जाके डेफिनेटली पढ़ सकते हैं, और ये काफी अच्छा जबरदस्त काम कर रहा है। तो क्या इसकी कॉपी पेस्ट हम लोग सेंटर लेवल पे नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, कम से कम सरकार को करना चाहिए। तो बेसिकली इसका पूरा आर्गुमेंट यही दिया गया है कि जो यूनिवर्सल बेसिक इंश्योरेंस है सरकार को वो किया जाना चाहिए। जो लोग 18+ हैं, एक मिनिमम लेवल ऑफ इंश्योरेंस उनको प्रोवाइड किया जाना चाहिए सरकार के द्वारा, ताकि कल को कोई दिक्कत हो जाती है तो कम से कम, है ना, कुछ ना कुछ तो उम्मीद रहती है ना। तो उसके लिए जो है इन्होंने यहाँ पे ये बोला है। तो थोड़ा सा एक आर्टिकल यहाँ पे आप देख सकते हो, एक मेंस के लिए क्वेश्चन, ठीक है। कहता है इंस्टेड ऑफ बेसिक यूनिवर्सल इनकम विच हैज मेनी फ्लोज, यूनिवर्सल बेसिक इंश्योरेंस कैन बेनिफिट कैन हैव बेटर रिजल्ट्स इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। डिस्कस आपको करना है 150 वर्ड में, ठीक है। दोस्तों के लिए आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।